नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम दफ्तर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मचा हड़कंप। कांग्रेस ने भाजपा पर आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप, निर्वाचन आयोग से की शिकायत। नाबालिग के आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया में शेयर करने वाला आरोपी यूपी से गिरफ्तार, भेजा जेल। टिहरी झील में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। यूक्रेन में बमबारी के बीच फंसा कोटद्वार का छात्र, लगाई मदद की गुहार। राजधानी देहरादून सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री आवास में कल आग लग गई। आग से सचिवालय में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने के बाद सचिवालय सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में शॉर्ट सर्किट के कारण एसी में आग लग गई, जिसके चलते यहां किसी बड़ी दुर्घटना की संभावना बन गई थी। लेकिन सुरक्षा कर्मियों की तत्परता के कारण फौरन इस आग को बुझाने का प्रयास किया गया। हालांकि जिस दौरान आग लगी उस दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन भी मौजूद थे। हालांकि इस आग से किसी भी तरह का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आए दिन सोशल मीडिया पर उत्तराखंडी व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते रहते हैं। इसी कड़ी में कल 3 मार्च को हरीश रावत ने गेठी को लेकर एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें हरीश रावत ने गेठी के फायदे गिनाए। ये गेठी है, गांव में हूँ, इसका नाश्ता कर रहा हूँ। ये आग में मूजी गई गेठी है और गुणकारी है। ये तो गेठी पूरी ही गुणकारी है। साधु संत पहले इसी कंद का इस्तेमाल करते थे। ये दोनों रूप में होती है। एक तो जमीन के अंदर होती है, उसको भी गेठी कहते हैं, वो कंद के रूप में है। और एक जो है, हम इसकी पेड़ों में चढ़ करके बेलों पर उस पर इसके दाने आते हैं, वो गेठी है। मगर यदि जमीन के अंदर वाली हो तो वो और ज्यादा गुणकारी। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति सिंह बिष्ट का कहना है कि प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है और इन राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। इसी संदर्भ में आपके संज्ञान में लाना है कि कल 3 मार्च 2022 के दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र के पेज नंबर 8 और 9 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साक्षात्कार प्रकाशित किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री का उक्त साक्षात्कार प्रथम दृष्टया पेड न्यूज प्रतीत हो रहा है। उत्तराखंड प्रदेश में पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया के साथ ही उत्तर प्रदेश में मतदान के दिन इस प्रकार का साक्षात्कार मतदान को प्रभावित करने की नीयत से प्रकाशित किया जाना प्रतीत होता है, जो कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन श्रेणी में आता है। देखिए, अभी तक चुनाव आचार संहिता लागू है और उत्तर प्रदेश में आज कुछ विधानसभाओं में मतदान भी हो रहा है। ऐसे में आज के दिन प्रधानमंत्री जी ने अपने फोटो के साथ अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह अपने पर लगा करके जिस तरह से एक अखबार में 2 पेज का लंबा साक्षात्कार दिया, वो प्रथम दृष्टया हमें लगा कि पेड न्यूज़ है और ये मतदाता को प्रभावित करने वाली है। तो ऐसे में हमने तुरंत इसकी शिकायत भारत निर्वाचन आयोग को आज अपने जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनके माध्यम से की, लिखित शिकायत दी और उनसे ये कहा कि इस पर तुरंत जो है कि आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाई करने का कष्ट करें। उन्होंने जब हमने पूछा कि हमारी शिकायत में आप संज्ञान लेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम इसको भारत निर्वाचन आयोग को तो भेजेंगे, लेकिन ये शिकायत बिल्कुल सही है और इस ढंग की खबर निश्चित रूप से मतदाता को गलत तरीके से प्रभावित करने वाली है। हमें उम्मीद है कि निर्वाचन आयोग अपना काम करेगा और अगर हमें लगेगा कि इस पर कहीं शिथिलता हुई, तो हम ये भी दिखवा रहे हैं कि माननीय हाई कोर्ट में हम इस आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एक रिट भी दायर करें।
यूक्रेन युद्ध में खतरनाक शहर बने खार्किव में बमबारी के बीच अब भी कोटद्वार का एक छात्र अनुराग पवार फंसा हुआ है। उसके परिजनों को बेटे की सलामती की चिंता सता रही है। बुधवार दोपहर से वो खार्किव के रेलवे स्टेशन पर फंसा हुआ है। उसे वहां से जाने वाली रेल में जगह नहीं मिल पा रही है। कोटद्वार के जौनपुर निवासी अधिवक्ता किशन सिंह पवार का पुत्र अनुराग पवार यूक्रेन में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का छात्र है। वह अपने सहपाठियों के साथ खार्किव में फंसा हुआ है। अनुराग पिछले 3 दिन से वहां से निकलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बंकर के बाहर हो रही बमबारी के कारण वो नहीं निकल पा रहा है। अनुराग के पिता किशन पवार ने बताया कि सोमवार को उसके साथियों ने रेल के जरिए बाहर निकलने की योजना बनाई थी। वो और उसके साथी खार्किव रेलवे स्टेशन पर फंस गए हैं। अनुराग के परिजनों ने केंद्र सरकार से उनके बेटे को स्वदेश लाने के लिए मदद की गुहार लगाई है। तो मैं हूँ काना बारदीप और मेरे साथ है अनुराग पवार। हम दोनों खार्किव एविएशन इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और हम अभी फ़िलहाल फंस चुके हैं खार्किव रेलवे स्टेशन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारी भीड़ है और ये इसमें खाली यूक्रेनियन सिटीजन ही नहीं, 1000 से भी ज़्यादा इंडियन बच्चे भी फंसे हुए हैं और हमें घुसने नहीं दिया जा रहा। और एम्बेसी से एडवाइजरी आ रही है कि आप सिटी छोड़ दिए। हम सिटी छोड़ कैसे दें? हमारे पास मीडियम तो होना चाहिए सिटी छोड़ने के लिए। यूक्रेनियन सिटीजन सीधे हमें बोल रहे हैं इंडियंस आर नॉट अलाउड। इसका क्या मतलब होता है? ये रेसिज्म क्यों? जब सबकी जान एक बराबर है तो ये रेसिज्म क्यों? सीधे एडवाइजरी हमें दी जा रही है। एडवाइजरी मीडियम तो हमें प्रोवाइड हो जिससे हम कहीं जा सके, कहीं आ सके। ये सब तो एडवाइजरी पे एडवाइजरी दे जा रहे हैं। इससे हमारा कुछ थोड़ी ना होगा। ये तो बोल रहे हैं, बस इनको तो सिर्फ बोल रहे हैं और मैं कर थोड़ी ना सकते। और मैं आपको बाकी भी सिचुएशन दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सब फंस चुके हैं इधर। हम सब बहुत बड़ी भीड़ से निकल के हुए आए हैं और हमें अभी भी नहीं पता कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। एक्सप्लोजन यहाँ पे सुनाई दे रहे हैं और लोग बाग सब मारा पीटी यहाँ पे फुल चल रही है। यूक्रेनियंस यहाँ पे सब कुछ इंडियंस को बिल्कुल दूर ही रख रहे हैं। इंडियंस तो क्या, दूसरी कंट्री वालों का भी यही हाल है, घुसने ही नहीं दिया जा रहा है। हमें नहीं पता कि ये रेसिज्म क्यों हो रहा है। एडवाइजरी दी गई है कि 6 बजे से पहले खाली करो। 6 बजे से पहले खाली कैसे करें? और अगर हम 20 या 30 किलोमीटर जो सिटी दूर है उधर चल के भी जाए तो भी हमारी जान को रिस्क है। बीच में मिलिट्री है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, हम जाएँ कैसे? आई होप एम्बेसी हमारी आवाज़ सुन रही है और हम गवर्नमेंट से बिल्कुल नाखुश हैं। खुश कैसे होंगे बच्चे जब उनकी जान रिस्क में हो? जब कुछ तो करो, एटलीस्ट कुछ तो करो। कुछ भी नहीं हो सकता गवर्नमेंट से, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि एडवाइजरी प्रोवाइड होने से क्या ही हो सकता है। तो खैर छोड़िए, जो भी है हम देख रहे हैं क्या कर सकते हैं। और अब सिचुएशन भी मैंने आपको बता ही दी है। भीड़ है कंटिन्यूअस। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे अभी हम लोग फिलहाल हैं और यही सिचुएशन कब से है। अंदर ना घुसने दिया जा रहा है। हमारा 6 घंटे से हम वेट कर रहे हैं। ट्रेन आए जा रही है लेकिन हमें घुसना ही नहीं दिया जा रहा। देखते हैं क्या हो सकता है। पिथौरागढ़ में नाबालिग की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया में वायरल करने वाले अभियुक्त को पिथौरागढ़ पुलिस ने यूपी के मऊ जिले से गिरफ्तार किया है। थल थाने में आरोपी युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी युवक यूपी के मऊ जिले का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि थल थाना क्षेत्र के कचना गाँव के रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस में तहरीर दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो किसी अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति द्वारा व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल किए गए हैं, जिस वजह से वह अपमानित महसूस कर रहा है। तहरीर के आधार पर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई थी। टीम ने साइबर सेल की मदद से आरोपी मोहम्मद अब्दुल्ला को यूपी के मऊ जिले से गिरफ्तार किया है। दून अस्पताल में उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर निरीक्षण हुआ। कोरोना काल में दाखिल हुई जन याचिका पर उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए। साथ ही हर जिले के लिए अलग अलग टीम गठित की गई। निरीक्षण की कमान सिविल जज नेहा कुशवाहा ने संभाली। उनके साथ दून बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष मोहन कंडवाल भी शामिल रहे। मीडिया से रूबरू होकर नेहा कुशवाहा ने बताया कि उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर यह निरीक्षण किया गया है, जिसमें ये सत्यापन किया गया है कि जो जानकारी अस्पताल द्वारा दी गई है वो धरातल पर कितनी सत्य है। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। तो इस समय पहाड़ टीवी की जो टीम है वो पहुंची है दून अस्पताल। और अगर मैं बात करूं दून अस्पताल की तो लगातार यहां से जो मरीज़ हैं उनकी और उनके तीमरदारों की काफ़ी शिकायतें कहीं ना कहीं प्राप्त हुई थी। और आपको बता दें, आज एक ऐसा विषय है जो अपने आप में बड़ा गंभीर इसलिए भी है क्योंकि हाई कोर्ट ने एक निर्देश दिए हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है जो फैसिलिटी ऑनलाइन तमाम जो सरकारी अस्पताल हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड की है, उसका धरातल पर जाके इंस्पेक्शन उन्हें करना है। तो इसी के अगर मैं बात करूंगा, इसी को लेकर जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न है नेहा कुशवाहा जी यहाँ पर हैं और इंस्पेक्शन कर रही हैं, उनसे भी हम बात करेंगे पर जानेंगे। पर आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो कमियाँ हैं दून अस्पताल की, उसको लेकर हमने भी आपको लगातार ये खबरें दिखाई हैं। पर जिस तरीके से आपको बता दें कि अल्ट्रासाउंड को लेकर जो मरीज़ हैं वो काफ़ी परेशान हैं क्योंकि सोमवार और बुधवार को रेडियोलॉजिस्ट ना होने की वजह से यहाँ पर जो लोग हैं काफ़ी परेशानी का उन्हें सामना करना
करना पड़ रहा है। और उसी को लेकर जो कोरोना काल में जो जानकारी मांगी गई थी, जो अपने अपलोड की गई है दून अस्पताल की वेबसाइट पर, उसका क्रॉस चेक करने के लिए टीम बनाई गई है। और तमाम जो टीम्स हैं वो अलग अलग जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ जा रही है और इंस्पेक्शन कर रही है। इसको लेकर सीधे अभी चलते हैं और बात करेंगे सिविल जज सीनियर डिवीज़न नेहा कुशवाहा जी से, और उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ रहा, क्या कारण रहा कि कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद यहाँ पर उन्हें इंस्पेक्शन करना पड़ा। नैनीताल के दिशा निर्देश अनुसार इस टीम में मैं, हमारे डीएम साहब और ये जुडिशल हमारे मैडम हैं, ये लोग, हम तीन की ड्यूटी लगी हुई। तो हम लोग इस प्रयास में कि किस तरीके से एक आम नागरिक की सुरक्षा हो, किस तरीके से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध करा सके। कहीं कोई कमी तो नहीं आ रही है स्टाफ द्वारा, कोई हर इस चीज़ को लेकर हम इसका भ्रमण कर रहे हैं। हर एक आदमी से भी पूछ के, जो यहाँ मरीज हैं उनसे भी पूछा जा रहा है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, आपको कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, चाहे MRI वाला हुआ हो, चाहे एक्सरे वाला, हम सब जगह इसको भ्रमण। और हम जितने भी गवर्नमेंट के अस्पताल हैं हम सब जगह जाएंगे। आज तो हमें इन लोगों को पता चल गया था कि हम लोग आ रहे हैं। अचानक भी हमने जाना है कि देखने की व्यवस्थाएं वाकई ये लोग चला रहे पा रहे हैं या इस व्यवस्था को के प्रति आंख मूंदे लगे हुए हैं ये लोग। तो सबसे पहले हर फर्ज है हमारे माननीय उच्च न्यायालय का भी और हम लोगों का भी कि हर नागरिक के साथ, उनकी सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं में किस तरीके से हम और अच्छा कर सकते हैं, इसलिए हम लोग आ रहे हैं आज। और अब अचानक भी हम किसी भी दिन किसी भी हॉस्पिटल, सरकारी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उन पे जाएंगे और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें, हर एक का जीवन बचे और प्रयासों में कोई कमी ना हो। इस कारण ये चीज़ें चल रही हैं। और ये जिस तरीके से हमने हम जो भी हमारी रिपोर्टें होंगी कि क्या हम संतुष्ट हैं, क्या दिक्कतें हैं या परेशानियां हैं, किस तरीके से इनमें सुधार हो सकता है, माननीय उच्च न्यायालय में इसकी हम जल्दी से जल्दी रिपोर्ट भी करेंगे। हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के दिशा निर्देशों पे किया है और पर्पस हमारा बस ये है कि क्या धरातल पर वही चीज़ें, सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं हैं जो हमारी वेबसाइट पर दिखाई जाती हैं। तो इसलिए हम लोग हर अस्पताल में जाकर खुद ही सुनिश्चित कर रहे हैं कि क्या वो सुविधाएं जो पब्लिक को बताई जाती हैं क्या वो वाकई में किसी भी हमारे पूरे ज़िले के अस्पतालों में उपलब्ध है या नहीं। अस्पताल में जा रहे हैं तो हमने शुरुआत यहाँ दून मेडिकल कॉलेज से की है, इसी प्रकार से हम और जगह भी जाएंगे। तो आपने देखा किस तरीके से जो सिविल जज हैं सीनियर डिवीज़न नेहा कुशवाहा जी ने बात कही है कि कोर्ट ने के जो आदेश हुए हैं उसके बाद ही तमाम अस्पतालों में वो जाएंगी। और आज उन्होंने जो शुरुआत की है वो दून अस्पताल से की है जहां पर उन्होंने देखा है। और ज़रूर उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरीके से जो कमियां हैं वो भी ज़रूर स्टाफ से पूछी जा रही हैं और उसको लेकर एक रिपोर्ट जो है, फाइनल रिपोर्ट हाई कोर्ट को जमा करेंगी। और हाई कोर्ट में जमा करने के बाद जो भी ऐसी कमियां होंगी उसे दूर करने के लिए आगे कदम उसके लिए उठाए जाएंगे। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं कनवाल साहब, उनसे भी जब हमने बात की तो उन्हें भी आपने सुना, उन्होंने यही साफ बात की है कि जो भी कमियां हैं उसे दूर करने के लिए सजेशन मांगे गए हैं। और ये बात कही गई है कि जो भी कमियां होंगी उसे दूर करे जाएंगे। पर अभी लगातार जब हम तीमरदारों से बात कर रहे हैं तो उनका यही कहना है कि सही तरीके से जो चाहे अल्ट्रासाउंड हो चाहे MRI हो वो सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। तो इसको लेकर अब क्या कोर्ट ने जो कदम उठाया है उसके बाद क्या कदम उठाए जाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। और लगातार इस खबर पर आपको अपडेट देते रहेंगे, तो ऐसे जुड़े रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जहां एक और सरकार ने निकायों को डस्टबिन फ्री करने के आदेश दिए हैं, वहीं थराली नगर पंचायत शहर को डस्टबिन फ्री करने में अब तक फिसड्डी ही साबित नजर आ रहा है। नगर पंचायत थराली के अधिशासी अधिकारी टंकार कौशल के मुताबिक स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 1 वर्ष पूर्व जारी आदेश के अनुसार नगर निकायों को डस्टबिन फ्री करने की कवायद शुरू की गई थी, लेकिन यहाँ थराली नगर पंचायत को डस्टबिन फ्री करने में 1 साल से भी अधिक का समय लग गया। और अब भी नगर पंचायत थराली के बाजारों के अलग अलग जगहों पर रखे कूड़ेदानों में पड़ी गंदगी स्वच्छ भारत मिशन पर पलीता लगा रही है। आलम यह है कि जिन कूड़ेदानों को नगर पंचायत ने वार्डों से हटा भी लिया है तो उन्हें भी शहर में नई बनी पार्किंग में रखा गया है। हैरानी की बात यह है कि इस पार्किंग में डस्टबिन फ्री की मुहिम चलाने के बाद जो कूड़ेदान रखे गए हैं, नगर पंचायत ने उन्हें कूड़े सहित ही पार्किंग में 100% हालत में रखा है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब नगर पंचायत को नगर क्षेत्र के 4 वार्डों से कूड़ेदानों को हटाने में 1 वर्ष का समय लग गया तो फिर शहर में स्वच्छता की स्थिति क्या होगी। नहीं, वहाँ जो हमने डस्टबिन रखे हैं वो एक तो ये डस्टबिन फ्री होना है शहर,
और इसमें ये सरकार से आदेश आ रहे हैं कि इसको डस्टबिन फ्री करा जाए सभी वार्डों को। 4 वार्ड हैं यहाँ पर, चारों वार्डों को डस्टबिन फ्री होना है। तो वो धीरे धीरे हमने अभी उठाने शुरू करे हैं और धीरे धीरे सभी डस्टबिन हम वहाँ रखेंगे, डस्टबिन फ्री करेंगे शहर में। अच्छा, कब ये आदेश आया? कितने महीने पहले का ये आदेश है? ये पिछले साल का आदेश है। ये मेरे आने के बाद यहाँ रखने शुरू हुए हैं। मैं अगस्त में आया हूँ। अगस्त के बाद हमने ये अक्टूबर नवंबर में उठवाने शुरू करे हैं। तो बाज़ारों में कितने डस्टबिन होंगे जो अभी भी यूज़ हो रहे हैं? बाज़ारों में मैं गिनवा लूँगा और आपको बता दूँगा कल। उन्हें क्यों नहीं हटवाया गया सर? उन्हें भी हटवा देंगे, सभी हटवाने हैं। सारा शहर डस्टबिन फ्री होना है, सरकार के आदेश हैं। विकासखंड भिलंगना नगर पंचायत चमियाला के वार्ड नंबर 2 मठियाली नामे तोप जीर्ण शीर्ण अवस्था में दुर्घटना को न्योता देने के लिए पानी टैंक तैयार है। टैंक के चारों ओर से भारी मात्रा में लीकेज लगातार चल रहा है, लेकिन जल निगम की लापरवाही तो देखिए। 25 वर्ष से भी अधिक पूरे होने के बावजूद अभी तक इस टैंक का पुनर्निर्माण नहीं हो पाया है। लापरवाही के चलते अगर ये टैंक ध्वस्त होता है तो निश्चित तौर पर वार्ड नंबर 2 में स्थानीय ग्रामीणों के जीवन पर संकट के बादल कभी भी मंडरा सकते हैं। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो इस संबंध में जल निगम को पहले भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन विभाग है कि सुनने को तैयार नहीं है। आलम ऐसा है कि जगह जगह पानी के रिसाव के चलते ग्रामीणों के भवनों की दीवारों पर दरार और सीलन के निशान साफ देखने को मिल जाते हैं। जब इस संबंध में जल निगम के आला अधिकारियों से वार्ता की गई तो वो भी कैसे पीछे रहते, तुरंत उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ने में देरी नहीं लगाई। बजट का हवाला देते हुए अपनी बात खत्म कर दी। नगर पंचायत में वार्ड नंबर 2 में रहता मठियाल रहता हम ये टंकी जो बहुत पुरानी ना, ये पानी सब लीक होंगे हमारे घर में घुसी तो पानी ये हम तो बोली भी ना जल संस्थान वाल में ना, तो कोई यूँ नहीं कहने लगे कि हम ये टंकी फिर से रिपेयरिंग खोल बोलिए। नंदा देवी मेरे नाऊ अमन बोल सो ये पैर भी हटे दिया हुआ पैर धोवा नहीं रही अतौन पैर धो नहीं तो बोल कि तुम भिंडी बोदा आ रहा तो हम जेल ले तुम सरकार बोली हाँ पाइपलाइन हुआ उन बोली अब हमारे को चौन सैलन पर उन फीट रखते हैं हाथ जोड़ी कि तैन बोल के अब 2 दिन बाद 3 दिन बाद ओलू मैं उनका भी नहीं होने लगे भीतर मेरे सीला उनका कल्याण में पानी अब पेट मोटू पैप फटो सर ये पानी बंद कर ठीक नहीं तो मैं तब कुटुंब आली होना ताकि होना सो हाँ नंबर 2 नगर पंचायत चमियाला 2 मठियाली टंकी खतरा में कहीं बहुत ज़्यादा टंकी खतरा है टोटल तो मार को जालो पानी मार गूँ भाग जालो पूरा मठिया भाग जालो मार बकरे भाग जाला सब कुछ भाग जाला। जो है वो जल निगम द्वारा बनाई जाती है, हमें पूरी योजना बनाकर हैंडओवर की जाती है। ये नगर पंचायत क्षेत्र में है, इसमें अभी हाल ही में लीकेज शुरू हुई है और ये अभी परसों से ही मेरे पास इसमें एप्लीकेशन आई है, 1-2 दिन हुए हैं। इसमें हम जिला प्लान में इसको प्रपोज कर रहे हैं, जैसे पैसा मिलेगा हम इसकी जगह इसको तुड़वाकर नया टैंक मिल रहा है। किचा शुगर फैक्ट्री में किसानों द्वारा गन्ने की पर्ची में हो रही देरी की वजह से किसानों ने चीनी मिल निदेशक तिलोक सिंह मर्तोलिया का घेराव किया। साथ ही किसानों ने आक्रोश व्यक्त किया। पड़ोसी प्रदेश से गन्ना माफिया उत्तराखंड की सीमावर्ती चीनी मिलों में जुगाड़ से गन्ना तोल कराने से बाज नहीं आ रहे हैं। किसान किचा चीनी मिल पहुंचकर अधिशासी निदेशक से मिले, अपनी बात रखी। वहीं किसानों का कहना है कि तोल सेंटर पर ट्रांसपोर्ट की वजह से गन्ना का उठन नहीं हो रहा है, जिस वजह से किसानों का गन्ना सेंटर पर सूख रहा है। किसानों का आरोप है कि किचा चीनी मिल में अवैध रूप से गन्ना खरीदने वाले माफियाओं का राज है। अधिशासी निदेशक ने बताया कि अवैध रूप से गन्ना खरीद को सख्ती के साथ रोकने की कार्रवाई की जाएगी और गन्ना माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। कुछ किसान लोग आज मिले थे, उनकी कुछ मेन समस्या ये है कि कुछ किसानों को जो है पैसा नहीं मिल रही है और कतिपय उन्हें शिकायत भी की है कि बाहरी क्षेत्र से गन्ना यहाँ पर आ रहा है करके। तो इस संबंध में मैंने अभी 3 दिन पहले ही सहायक गन्ना आयुक्त और उनके जो सचिव हैं उनसे मीटिंग की थी और मैंने उनको उस संबंध में डायरेक्शन भी दिया था कि यदि कोई सट्टा अगर आपका गलत बना है जिसके माध्यम से क्योंकि बाहरी लोगों का गन्ने संभावना है, तो उनके द्वारा मुझे आश्वस्त किया गया कि उसका हम लोग जो है 3-4 दिन में सर्वे कर लेंगे। सर्वे के बाद जो भी सट्टा अगर यदि कोई गलत बना है तो उनका कहना था कि हम लोग उसको जो है निरस्त करेंगे, क्योंकि ये सट्टा अगर मतलब क्योंकि जो जारी किया गया होगा, जो पर्चियाँ जारी करते हैं वो तो क्योंकि गन्ना विभाग द्वारा ही जारी किया जाता है, इसमें मिल का कोई भी इसमें रोल नहीं है। और मिल के द्वारा क्योंकि गन्ना जो किराएकार किया था, अगर हमारे संज्ञान में कोई ऐसा आता है तो हम लोग उनको अवगत कराते हैं कि जैसे कल एक मामला आया था कि बाहरी क्षेत्र से गन्ना आया तो वो तुरंत वहाँ से भाग गया हो ट्रॉली लेकर के, जैसे चिपताला था। तो जिसमें हम लोग जो है गन्ना विभाग के संपर्क में हैं। हम चाहेंगे कि जो हमारा प्रयास जो है चल रहा है 21-22 का, इसमें सभी काफ्तरों का गन्ना जो है तुले, जिससे मतलब हमारे क्षेत्र की जो है किसी भी किसान को दिक्कत ना हो। और यदि कोई अगर अवैध रूप से किसी के पास अगर इस टाइप से अगर करने का मामला आता है तो इस संबंध में मिल स्तर से भी गन्ना आयुक्त महोदय को अवगत कराते हुए
कार्रवाई तो लिखा जाएगा। टिहरी झील से एसडीआरएफ ने एक अज्ञात शव बरामद किया है। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। कल 3 मार्च 2022 को चौकी कोटी कॉलोनी से एसडीआरएफ टीम को शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। उपरोक्त सूचना प्राप्त होने पर एसडीआरएफ पोस्ट कोटी कॉलोनी से मुख्य आरक्षी सुरेश तोमर के नेतृत्व में टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई। एसडीआरएफ टीम को घटनास्थल पर पहुंचने के उपरांत ज्ञात हुआ कि उक्त शव लगभग 2 से 3 दिन पुराना है। शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। एसडीआरएफ टीम द्वारा मोटर बोट की सहायता से उक्त अज्ञात शव को झील से बरामद कर मुख्य मार्ग तक पहुँचाया गया, जिसके बाद बॉडी बैग के माध्यम से जिला पुलिस के सुपुर्द की गई। टिहरी झील में मिले शव की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। कर्णप्रयाग में हंस फाउंडेशन की ओर से खेत गधेरा में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 106 लोगों ने आंखों का प्रशिक्षण करवाया, जिसमें से 27 लोगों को ऑपरेशन के लिए सतपुली ले जाया जाएगा। 28 फरवरी को रुद्रप्रयाग जिले के झालीमठ सारी गांव में अचानक सुबह दहशत भरी आवाज सुनाई दी, जिसके बाद लोगों का चीखना और चिल्लाना शुरू हो गया। बस चंद मिनट बाद ही यहां 22 परिवारों की हरिजन बस्ती नीचे से पूरी खिसक चुकी थी। कुछ गौशालाएं भी चपेट में आ गई और ढह गई। किसी तरह लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। 4 दिन बाद कल स्थिति ये है कि इन 22 परिवारों की मकान धीरे धीरे भूस्खलन की चपेट में आ रहे हैं और ऐसे में प्रशासन ने सभी भवन खाली करवा दिए हैं। अब कुछ परिवार सगे संबंधियों के साथ रह रहे हैं तो कुछ टेंट और किराए के भवनों पर। प्रशासन से जो सहायता उनको मिल रही है उससे वो खुश नहीं है। कुछ परिवार के सदस्य तो ऐसे हैं जिनके भवन पर नया निर्माण भी चल रहा था, लेकिन अचानक आपदा के आने के बाद उनकी आंखें हर समय नम है। अपने ढहते आशियाने को देखकर वो फूट फूट कर रो रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि प्रशासन विस्थापन के नाम पर अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि हमारे पास ना तो जमीन है और ना ही इतना पैसा कि अपने लिए सुरक्षित जगह ढूंढकर आशियाना बना सके। ऐसे में प्रशासन को तत्काल विस्थापन करना चाहिए। क्या अभी तो इतनी चीजें टूट रहा है पूरा। ज्यादा नुकसान यहीं पे हुआ, हमारा हुआ ये सारा घर इधर का भी छोड़ रखा, इधर का भी छोड़ रखा। लाइटिंग बार परसों अभी कुछ प्लास्टर टूट गया, अभी वो पैर ऐसे है, उसका फ्लोर का भरान करना है वहाँ पे। क्या चाह रहे का सामान लाए, एक गाड़ी भर के नया मकान बन रहा है। नहीं, वो लाइटिंग बाथरूम नहीं, एक बार गड्ढे में गिर गया था, फिर दोबारा बनाया। हमारे पास जगह नहीं थी, हमने ऐसे बनाया। क्या चाह रहे हैं प्रशासन? क्या प्रशासन से ये कह रहे हैं कि हमारे रोड में रखा है सामान कि जल्द से जल्द हमारी मदद करें और हमें भी सेटिंग कर दें। सर नमस्कार, मेरा नाम अनिल आर्य है। मैं घर कुछ 28 में या आपदा में टूट रहा है सर। हमें कोई पैसा मिला है ना मुझे सर। मैं खुद सामान रसीद रखी हुई है सर और मैं खुद सामान डाल रहा हूँ सर। ऐसे सुविधा का कोई सुविधा नहीं है सर। कल खाना दिया हुआ अब तक कोई आया भी नहीं है सर। तो कुछ परेशानी हो रही है सर, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है सर कि हमें कहीं भी सब सर्विस किया जाए सर। अभी रह कहाँ रहे बच्चे? कितने आपके परिवार? सर बच्चे में सर मेरे 2 बच्चे हैं और हम सर बच्चे में किराए पर देते हैं सर। हमें कहीं नहीं सर कुछ व्यवस्था यहाँ पे और यहाँ मम्मी वैसे मेरे साथ लगी हुई है। यहाँ पे सामान क्या चाह रहे हैं आप लोग? सर मैं चाहता हूँ कि प्रस्तावित हो जाए सर, हम लोगों को कहीं पुनर्वास किया जाए सर पूरी जगह पर सर। अब दहशत में जी रहे हैं सर हम लोग। तो फिलहाल हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत मदद करें। खाने पीने कल थोड़ा बहुत हुआ था तो वही मदद चाहिए हमें। और जो ये गाय बच्चे हैं तो वो काली पन्नी दे रखे हैं तो उनको भी थोड़ा बहुत प्लास्टिक पक्का वो चाहिए, प्लास्टिक तिरपाल वगैरह वगैरह। और यहाँ तो कोई परिवार रह नहीं सकते हैं, सारे विस्थापन चाहते हैं। 3 रातें हो चुकी हैं और ग्रामीण टेंटों के सहारे रह रहे हैं, किराए के भवनों पर रह रहे हैं, बच्चे भी साथ हैं और लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। आपदा से उनके मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और प्रशासन से अभी तक कोई भी संभावित सहायता नहीं मिल पा रही है। ये स्थिति बनी है रुद्रप्रयाग जनपद के झालीमठ गांव के 22 अनुसूचित जाति परिवारों की। तो अभी हम झालीमठ तोप के नीचे हैं जहां स्लाइडिंग हो रही है। आप देख सकते हैं क्या नज़ारा यहाँ स्थिति ये है और ऊपर आप मकान भी देख सकते हैं। नीचे लगातार जो भूस्खलन जारी है उसको भी देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं बड़ी पीड़ा वाली बात यह है कि इन 22 परिवारों के जो मकान हैं यहाँ पर तो दिख रहे हैं, देख सकते हैं आप। इसी तरीके से लगातार पत्थर और बोल्डर नीचे खिसक रहे हैं और मकान भी धीरे धीरे खतरे की जद में जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या इन परिवारों के सामने ये है कि इनकी खून पैसे की कमाई से जो इन्होंने मकान तैयार किए थे अपने आशियाने, वो लगातार ढहते जा रहे हैं और प्रशासन अभी तक विस्थापन की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं क्या स्थिति भवनों की है। 22 परिवारों के ये भवन हैं, कुछ भवन ढह चुके हैं, कुछ ढहने की कगार पे हैं और फिलहाल जो ये परिवार हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, वो किराए पे टेंटों पे रह रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार ये स्थिति यहाँ पर बन रही है, लगातार खतरा जारी है और
इस तरीके की स्थिति, और ऐसे में लगातार इन परिवारों की जो दहशत भी बढ़ती जा रही है, इनकी नींद हराम है, भूख गायब हो चुकी है, और इसी स्थिति में कि सामने सामने उनके आशियाने ढहते जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि प्रशासन अब क्या करेगा। जो लोग ये चाहते हैं, ये चाह रहे हैं हमें विस्थापित किया जाए, हमें राशन पूरी नहीं दी जा रही है, हमारे लिए जो किराए पे हम रह रहे हैं उसका किराया नहीं दिया जा रहा है, और मकान हमारे सामने टूटते जा रहे हैं। बड़ी असमंजस की स्थिति है, पीड़ा की स्थिति है। कई महिलाएं तो बोलते बोलते रो जा रही हैं, बड़ी चिंता उनके भवन टूटने के कगार पे। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि प्रशासन को जल्द से जल्द इन परिवारों के विस्थापन की कार्यवाही करनी चाहिए। खासकर इन जो परिवार, जितने भी परिवार हैं जो भी भूस्खलन के दायरे पे, इन परिवारों को विस्थापित किया जाना चाहिए। यही इन परिवारों, इन पीड़ितों की मांग भी है। अब देखना ये है कि अब आने वाले कुछ समय बाद क्या स्थिति यहाँ पर होती है। पहाड़ टीवी के लिए मैं संदीप भट्टू, नमस्कार। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सीएससी बैरीनाग में चल रहे 3 दिवसीय नेत्र शिविर के दूसरे दिन 40 लोगों के मोतियाबिंद के निःशुल्क ऑपरेशन वरिष्ठ नेता चिकित्सक डॉक्टर कैलाश ब्रिजवाल के द्वारा किया गया। वहीं 5 दर्जन से अधिक लोगों की आंखों का चेकअप भी किया गया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटिल ने बताया कि 4 मार्च तक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में ऑपरेशन करने के साथ ही निःशुल्क चश्मा और दवाइयों का वितरण भी किया जा रहा है। विश्व वन्यजीव दिवस के मौके पर कल कालसी वन प्रभाग और चक्राता वन प्रभाग द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां लोगों को वन्यजीव के बारे में जानकारी देने के साथ ही उनकी सुरक्षा को लेकर भी कई तरह की जानकारियां दी गई। वहीं इस दौरान आश्रम बैराग क्षेत्र में चक्राता वन प्रभाग और वन्यजीव विभाग द्वारा संयुक्त रूप से स्कूली बच्चों को भी इस मौके पर विदेशी पक्षियों और अन्य वन्य जीवों के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें इससे संबंधित सामग्री भी वितरित की गई। साथ ही रामपुर मंडी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे वन कर्मियों को भी इस बारे में अहम जानकारी दी गई। हमारा भारतीय वन्यजीव संस्थान में हम कार्यरत हैं, तो इसी के तहत हम आज भारतीय वन्यजीव दिवस है, तो उसी के लिए मनाने के लिए हर वर्ष की तरह तो आज यहाँ पे आए थे आसन में। तो यहाँ पे स्कूली बच्चों और वन्य यहाँ पे जो वन ये गार्ड के, फॉरेस्ट गार्ड के जितने ट्रेनीज़ हैं उनके साथ एक प्रोग्राम किया गया। किस तरह की जानकारी दी? तो इस तरह बच्चों को पहले तो वन्यजीव के साथ अगर बचाना है उनको, तो वन्यजीव के बारे में पता होना चाहिए, उनके साथ जुड़ाव होना चाहिए। तो उसके लिए उनको पहले वन्यजीव के बारे में बताया गया, जो मुख्य प्रजातियां हैं इस क्षेत्र में पाई जाती हैं और भारत में जो पाई जाती हैं उसके बारे में उनकी जानकारी दी गई, और उन्हें क्यों बचाना चाहिए वो उनके साथ साझा किया गया। तो इसी के साथ उनमें गतिविधियाँ की गई, क्योंकि जितना बच्चे करके मतलब बोल के सीखते हैं, जान के, उससे ज़्यादा करके सीखते हैं। तो एक हमारी स्नेक एंड लैडर है, उसके हिसाब से हम नदी बचाओ और वन्यजीव का उसके लिए कार्यक्रम किया गया। फिर उसी के साथ जो है डिस्ट्रीब्यूशन मटेरियल हमारा जो वन्यजीव का है वो बच्चों को दिया गया, ताकि उसके साथ उनका जुड़ाव रहे। और उसी के साथ हमारा ऑफिस से अनुप श्रीवास्तव जी थे, उन्होंने वन्यजीव संस्थान के वन्यजीव जो फॉरेस्ट स्टाफ है उनके साथ देहरादून जिला प्रशासन द्वारा यूक्रेन में फंसे जनपद और राज्य के लोगों और छात्रों की सुरक्षित घर वापसी के लिए शासन और केंद्र सरकार से नियमित संपर्क बनाते हुए सूचनाओं का प्रदान किया जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कल यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों विनायक थपलियाल और अश्मिता थपलियाल के परिजनों से उनके आवास समृद्धि एन्क्लेव कारगी चौक पर मुलाकात की। जिलाधिकारी ने विद्यार्थियों के देश वापसी के लिए परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।